चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं और एफएआर का इस वक़्त अब अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसमें से आपको हमेशा कन्फर्म क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा ही आएगा। लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एफएआर और ये वो चैप्टर है कि अगर आपका ये वाला चैप्टर तैयार हो जाए तो कल को कभी भी आप एसीसीए में मूव किए तो जो एसीसीए का एफआर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसमें से जिस एरिया का लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यही एरिया होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर में एक आयरनी ये है कि बच्चे जो हैं वो इस चैप्टर को क्रैम करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि जी हमें फार्मूलाज दे दें हम रट्टा मार लें। रट्टा अगर आप इसमें मारेंगे तो आपका चैप्टर ये फ़िज़ूल तैयार होगा। अगर आप इसमें रट्टा नहीं मारते, आप इसको समझते हैं, आप लॉजिक्स में जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो आपका पेपर जो है वो बड़ा आराम से निकल जाएगा। देखिए एफआर के पेपर में अगर पेपर पास करना है ना, तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं अगर आप उनको घोल के पी लें, तो आपका पेपर निकल जाएगा। जिसमें से एक ये रेशो है, दूसरा कैश फ्लो है, तीसरा फाइनल अकाउंट्स है, एनपीओ है, 41 है और ये वाले। जिस बच्चे के ये वाले एरिया स्ट्रॉन्ग है ना, उसको यकीन होना चाहिए उसका पेपर पास हो जाएगा। बिकॉज़ अदर देन दीज़ आईएस 16, 23 वो उसके अलावा 40 हो गया, ये वो चैप्टर हैं जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन वो जो आपके नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से उसकी टेस्टिंग और इस एरिया में से उसके टेस्टिंग में वाज़िया फ़र्क है। ये एरिया सारे का सारा आपका बेस करेगा सेक्शन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो इनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। आपने इनको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। देखो फाइनल अकाउंट का सवाल तो आप तभी कर पाएँगे जब आपको सारे स्टैंडर्ड्स आते होंगे। तो ये एक सेपरेट चैप्टर नहीं बल्कि जब चैप्टर पढ़ के आ चुके होंगे उसकी एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये जिस बच्चे के अगर उसको पास ज़िंदगी में उसके पास 1 हफ़्ता है, ज़िंदगी में उसके पास 2 हफ़्ते हैं, 3 हफ़्ते हैं, अगर किसी बच्चे के ये वाले चैप्टर्स तैयार हो जाए ना, तो उसको यकीन करना चाहिए कि उसका पेपर पास हो जाएगा। बिकॉज़ ये चैप्टर अगर आप 3 हफ़्तों में तैयार कर लेते हैं, अगर आप 1 मंथ में तैयार कर लेते हैं, आपका पेपर निकल जाएगा। बिकॉज़ इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, वो कंपैरेटिवली ईज़ी हैं, उस पे ग्रिप ईज़िली डेवलप हो जाती है। ये लॉन्ग का एरिया है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन्स आते हैं और ये लेबोरियस एरिया है, तो इसमें से मार्क्स सिक्योर करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अब जो एरिया फ़ोकस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए, वो ये वाला एरिया है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी फ़ोकस को देखते हुए जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अर्लियर दैट विल बी इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लॉजिकली लेके चलना है। मैं आपको मैथमेटिकली कैसे हमने एक्सप्लेन करना है उसकी शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, मैं आपको लॉजिक्स भी बताऊंगा। आप इसको समझिएगा, जब आप इसको प्रॉपर इसका कंसेप्ट ग्रैब कर लेंगे, समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, आफ्टर दैट जब हम इसके पास्ट पेपर्स करेंगे वहाँ रट मारिएगा। फॉर्मूलाज को याद करने में रट्टा मारना है आपने, लेकिन एप्लीकेबिलिटी के इंटरप्रिटेशंस पे रट्टा नहीं मारना। आपने क्रैम करेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो क्रैमिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। वंस लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, आई गेस 3 घंटे के लेक्चर्स होंगे इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, बट लॉजिकल होंगे। जब हम लॉजिकली चलेंगे, जब हम लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर जाएंगे,
आपको समझ आ जाएगी और वंस आपको समझ आ गई, आपका ये वाला एरिया इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पे आगे जाके दूसरे सब्जेक्ट्स में जहाँ पे भी इंटरप्रिटेशंस की बात आएँगी, आप ईज़ी हो जाएँगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन इन सीए, इन एसीसीए, इन अदर प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बयान करना, अख़ज़ करना, समझाना कि वो बात हमें क्या बता रहा है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, हमने इसके बारे में क्या करनी है, एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो गिवन करनी है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या बता रही हैं, क्या कह रही हैं और किस तरह से हम उसको टेकअप कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जब भी हम बात करते हैं कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास आती है, रिमेंबर, हम हमेशा अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कह रहे होंगे। हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसको हम कह देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट कह रहे होते हैं। नंबर आ जाएगी जी हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। नंबर 4 आ जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और नंबर 5 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट्स। इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। सबसे खूबसूरत बात क्या है फार की, आपका ये भी सिलेबस का पार्ट है, ये भी सिलेबस का पार्ट है, ये भी सिलेबस का पार्ट है। तो आप अपने सिलेबस में इनको बनाना भी सीखते हैं, आप अपने सिलेबस में इनको कैलकुलेट भी करना सीखते हैं, आप अपने सिलेबस में फिर इनकी इंटरप्रिटेशन भी सीखते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आपके लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अकाउंटिंग से अगर मोहब्बत करोगे, तो अकाउंटिंग जो है वो क्या होगी, वो अकाउंटिंग आपको ईज़ी लगेगी। अगर आप इसको बर्डनाइज़ करोगे, तो अकाउंटिंग जो है वो आपके लिए क्या होगी, मुश्किल होगी। अब इसको हमने समझना है। आप अपने आप को ना ज़रा स्टूडेंट लाइफ़ से थोड़ा-सा निकालें। मैं आपको एक दुनिया में लेके जाता हूँ, उस दुनिया में बैठें, उसके बाद वापस हम स्टूडेंट लाइफ़ में आके चीज़ें जो हैं वो क्या करते हैं, डिस्कस आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बच्चा है, उसका नाम अनीस है। अनीसा के पास है 5 लाख रुपया और अनीसा जो है वो जाके कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहती है एंड शी वांट्स कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स ले लूँ। अब कंपनी वाले जो हैं वो दुकानदार है। एक कंपनी कहता है कि देखिए मेरी सेल्स 1 करोड़ की है। एक कंपनी कहती है देखें जी मेरी सेल्स जो है 20 करोड़ की है। अब अनीसा मार्केट में बैठी हुई है, उसके जेब में पैसा है। 2 कंपनीज़ वाले इसके पास आए हैं, एक अपनी सेल्स 1 करोड़ की बता रहा है, एक अपनी सेल्स जो है वो 10 करोड़ की बता रहा है। सिर्फ़ सेल्स। अनीसा ने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो इन नंबर्स को देख के किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी? 1 करोड़ वाली कंपनी में कि 10 करोड़ वाली कंपनी में? सोच के जवाब दें। ज़ाहिर-सी बात है, आप देखेंगे 10 करोड़ है, कंपनी ए है, कंपनी ए में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन, लेकिन अगर लगे पता कि कंपनी ए जिसकी सेल्स जो हैं वो 1 करोड़ की थी और कंपनी बी जिसकी सेल्स 10 करोड़ थी, अनीज़ा ने कंपनी बी में पैसे लगा दिए, कंपनी ए में पैसे नहीं लगाए। बाद में लगा पता कि कंपनी बी का जो जीपी रेशो है वो 6% है और कंपनी ए जो है उसका जीपी रेशो जो है 40% है। तो क्या अनीज़ा ने सही फैसला किया? सही फैसला किया? योर आंसर विल बी नो। क्यों? बिकॉज़ इसने फैसला किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। एक कंपनी अपने नंबर्स बता रही है 10 करोड़ के, एक कंपनी अपने नंबर्स बता रहे हैं 1 करोड़ के। अपेरेंटली देखने में 10 करोड़ लुक्रेटिव था,
अच्छा था, आपने पैसे वहाँ पे लगा दिए। लेकिन वो 10 करोड़ जो कंपनी कमा रही थी, जो सेल्स कर रही थी, वो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 6% बचा पा रही है। ऑन द अदर हैंड जो कंपनी करोड़ रुपया की सेल्स कर रही है, वो कितना बचा रही है? 40%। तो इसका मतलब वो जो नंबर्स हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे थे, उन नंबर्स की जो सही रीडिंग थी, हम वो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी और अगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नंबर्स लिख दिए जाएँ, तो क्या ये नंबर्स जो हैं, वो मिसलीडिंग नहीं होंगे? नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? मिसलीडिंग होंगे। तो क्या इन नंबर्स को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए? अगर यही 6% और 40% का पता होता अनीज़ा को, तो क्या अनीज़ा कंपनी बी में इन्वेस्ट करती? नेवर। उससे कहना था कि ये 6% दे रहा है, ये 40% दे रहा है। कहाँ पैसे लगाने हैं? 40% में। तो अब ये कैसे एक्सप्लेन होगा? कैसे किया जाएगा एक्सप्लेन? उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। एक्सप्लेन कैसे होगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर देख रहे हो। मैं आपके साथ ना ज़रा कुछ कंपनीज की रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता हूँ। सर ये एक कंपनी है, आपको इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर सही विजिबल होगी। हम ज़रा इसको यहाँ से समझते हैं। ये कंपनी का नाम है अ, निशात। हम निशात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आते हैं और निशात ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई हैं पेज नंबर 36 में। तो हम चले जाते हैं पेज नंबर 36 में। ये जो है ना, ये आपकी एनुअल रिपोर्ट है। मैं आपसे सबको दिखा देता हूँ कि ये हमारी कहलाती है एनुअल रिपोर्ट। हर कंपनी साल के एंड होने के बाद अपनी ये रिपोर्ट्स शाया करती है, जिसमें उस पूरी कंपनी की प्रोफाइल जो है वो क्या की जाती है, बताई जाती है कि भाई जैसे यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का नाम, डायरेक्टर्स की प्रोफाइल, विजन क्या है, चेयरमैन रिव्यू, डायरेक्टर रिव्यू, फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जाके पढ़ेंगे ये है, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो एजीएम के नोटिस हैं। फिर अब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते हैं, ये आ गई हैं। फिर अब अपनी बताती हैं कंसोलिडेटेड, अगर आपका ग्रुप है, आपके पास मल्टीपल कंपनीज़ हैं, वो क्या करते हैं सारा आप बता रहे होते हैं। तो ये पूरी कंपनी की कहानी है जो हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अभी तो हम इस पे नहीं ना, जब कल को आप ऑडिटर बन जाएँगे इंशाल्लाह, जब आप क्वालीफाई कर लेंगे तो आप यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बना के दे रहे होंगे और पैसे जो है छाप रहे होंगे। तो ये बनानी है आपने। हम यहाँ पे डायरेक्टली चूँकि अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं और हमारा ताल्लुक जो है अभी इनके साथ है, तो अभी हम ज़रा इनके ऊपर ही जा जंप करते हैं, इनकी ही बात करते हैं, बाकी जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम जाते हैं पेज नंबर 36 के ऊपर और ये पेज नंबर 36 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ निशात मिल्स लिमिटेड आ गई हैं। ये 30 जून 2025 तक की है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड पढ़ के आपको समझ आ गई होगी कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। ऑडिट जो ऑडिटर रिपोर्ट होगी वो आप पढ़ेंगे, आप जाके ऑडिट में इसको सीख लेंगे, भी हमारे लिए ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। हम ऑडिट रिपोर्ट को स्किप करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट्स पे हम डायरेक्ट जंप करते हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। अब देखिए जी, ये कंपनी के ऑथराइज़ शेयर कैपिटल्स हैं, ये इश्यूड शेयर कैपिटल हैं, ये उसने लायबिलिटीज़ गिवन की हैं, ये उसके टोटल लायबिलिटीज़ हैं, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ इसकी आ गई। सिमिलरली कंपनी के एसेट्स की आ गई, उसका कंपनी का पीपी इतना है, कंपनी का आरओयू जिसको हम कहते हैं लीज़्ड एसेट, कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉज़िट। ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ कि अभी हमने चीज़ें पढ़नी है, हमने रेशियोज़ के फ़ॉर्मूलाज़ में देखना है। ये जो इक्विटी है, ये इक्विटी क्या होता है बेसिकली, इक्विटी इज़ योर कैपिटल।
ये डेट कैपिटल है, करंट क्या होता है, इसको सारा हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करना है। करंट एसेट्स हमारे कौन-कौन से हैं, कैश कितना हमारे पास है, इस साल का, प्रीवियस ईयर का सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी का आ गया। अच्छा, ये एक कंपनी है हमारे पास, इसकी हमने ज़रा बैलेंस शीट यहाँ पे ओपन की है। मैं इसके साथ पैरेलल एक और कंपनी खोल लेता हूँ और ये कंपनी है हमारे पास पेल। हम पेल की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाएँ तो इसने अपनी पूरी कहानी बताई है कि भाई हम ये हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसने अपना डाटा, डायरेक्टर रिपोर्ट और ये उसने एच पे दी हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम आ गए यहाँ पे कि ये है जी पेल की ऑडिटेड रिपोर्ट। पेल का ऑडिटर ये है। फ्यूचर में कल को आपने जाना हो तो फॉर्म के रेफरेंस के लिए इनको पकड़ लें। पेल को पकड़ लें, किसी बंदे को जो पेल का जानने वाला हो वो रेफरेंस आपको कर देगा, आपको फॉर्म मिल जाएगी। एनीवेज, अब ये पेल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये उनका ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ये टोटल इक्विटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये करंट लायबिलिटीज़ हैं। अच्छा, ये आया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ। आप ये नंबर याद रखिएगा ज़रा कि पेल की जो टोटल इक्विटी है वो 49.436 मिलियन की है। कितने की है? 49.436 मिलियन की। और जो निशात है इसकी इक्विटी है 144.599 मिलियंस की। मैं सिंपल इस 144 को अगर मैं इससे कंपेयर करूं और मैं कहूं कि भाई कंपनी ये बड़ी है, तो इस नंबर की बेसिस के ऊपर हम क्या चीज़ एज्यूम करेंगे? ज़्यादा बड़ी कंपनी कौन सी है, पेल के निशात? बताएं। अभी नंबर की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। आपका जवाब होगा कि भाई इसकी इक्विटी 144 की है, इसकी इक्विटी 49 की, पीनट्स है। अच्छा, हम लाइबिलिटीज पे आते हैं। इसकी टोटल लाइबिलिटीज जो हैं वो 120 मिलियन की हैं। इसके अगर हम आते हैं, इसकी टोटल लाइबिलिटीज जो है वो 37 मिलियन की है। इसका मतलब ज्यादा पैसे किसने देने हैं? ज्यादा लाइबल कौन है? निषाद के पहले आप कहेंगे जी निषाद। अब दोनों कंपनीज को हम हेड टू हेड कंपैरिजन कर रहे हैं। हम नंबर्स देख रहे हैं, एक 37 पे है, एक 100 कितने के ऊपर है, 120 के ऊपर है। चलें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये एसेट्स पे आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं ज़रा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसको रेवेन्यू मिला है 83.5 मिलियन का। इसका रेवेन्यू देखते हैं हमारे पास, इसका रेवेन्यू कितना है। सर इसका रेवेन्यू है 178 मिलियन का। अब आप देखें वही बात, अगर निषाद वाले जस्ट आपको अपनी सेल्स बता दें कि जी हमारी सेल्स जो हैं वो 178 की हैं और ये के जी हमारी सेल्स जो हैं वो 83 की हैं, तो आप बताएं किस कंपनी की अमाउंट से इंप्रेस होंगे? निषाद से के पेल से? निषाद से ही होंगे, निषाद से ही होंगे क्योंकि अमाउंट बड़ी है। सेम। अब हर कंपनी जो है उसने क्या किया, इसने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में बता दी कि ये मेरी सेल्स हैं, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे प्रॉफिट हैं, ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट है, इस सारा कुछ निकाल दिया इसने। इसने भी जो है अपनी सारा कुछ निकाल दिया। हमने कहा ठीक है। अब इसका प्रॉफिट आया जी 6 का, इसका प्रॉफिट आया 3 का, आधे का डिफरेंस है। हम कहेंगे उसका प्रॉफिट ही ज़्यादा है, लेकिन क्या ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है चीज़ों को? सवाल ये है कि अगर इसका ये आया, अगर हम सिर्फ इस प्रॉफिट की बुनियाद के ऊपर इन्वेस्ट करने बैठ जाएं, तो क्या ये प्रॉफिट इज़ कंक्लूसिव एविडेंस के निशात बेहतर है? अब सवाल ये है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना, सेल्स इतना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स हैं। क्या ये नंबर्स कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कहानी सुना रही है? बताएं। अब मैं सवाल सिंपल आपसे है, सिंपल सवाल, ये जो अदर इनकम की अमाउंट लिखी है, क्या ये अदर इनकम की अमाउंट अच्छी है कि बुरी है? क्या हमें कोई बताया जा रहा है? नहीं। क्या इसका जीपी 20 मिलियन में, इसका जीपी 20 का है, इसका जीपी जो है वो हमारे पास है 17 का। तो क्या ये जीपी कुछ कहानी बता रहा है? क्या हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? द आंसर इसी चीज़ को हमने देखना है। इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे पढ़नी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगर खाली ये नंबर लिख दिए जाए ना,
अगर ये खाली नंबर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिख दिए जाएँ, तो ये नंबर्स तो कोई चीज़ नहीं बता रहे। ये नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स आर नॉट पोर्ट्रेइंग व्हाट कंपनी इज़ डूइंग, व्हाट इज़ द बिज़नेस ऑफ कंपनी राइट नाउ। कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी ग्रोइंग नहीं है, कंपनी मर गई है, कंपनी ठीक है, कुछ भी नहीं बता रहा ये। अगर मैं पहले को देखूँ, मैं कहूँ तो पहले तो बड़ा गर्क हुआ है, वो तो बड़ी अच्छी जा रही है। बिकॉज़ ये नंबर्स जो हैं, ये कहानी नहीं समझा पा रहे। ये नंबर जो है, वो कहानी नहीं समझा पा रहे। अब क्यों? बिकॉज़ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुख्तलिफ यूज़र्स हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुख्तलिफ यूज़र हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं, जिनको हमने जवाब देना है अबाउट देयर क्वेश्चंस। अब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास इसका यूज़र्स जो है, वो कौन है? शेयर होल्डर। कौन होगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो बंदा जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, जिसने कंपनी में पैसा डाला हुआ है, आप खुद सोचिए, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तो आपका सबसे ज़्यादा कंसर्न किस चीज़ का होगा? आपको कंपनी से क्या चीज़ वापस चाहिए पैसा लगा के? ज़रा बताएँ? आपका इंटरेस्ट किस पे होगा? आपका इंटरेस्ट होगा प्रॉफ़िट पे। भाई प्रॉफ़िट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, डिविडेंड क्या है, कम है कि ज़्यादा है, ऐसा है कि नहीं? आपका इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा? प्रॉफ़िट्स के ऊपर। आपका इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा? डिविडेंड्स के ऊपर। आपका इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा? कि यार पैसा कितना कमा रहे हैं, क्या फ्यूचर चल पाएगा कि नहीं? अच्छा, दूसरा कौन शेयर होल्डर है? बैंक्स। भाई बैंक्स ने इन कंपनी को लोन दिया हुआ है। बैंक का इंटरेस्ट है कि यार ये जो हमने लोन दिया है, क्या ये कल को लोन रीपे कर पाएँगे? क्या ये हमें इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएँगे? है कि नहीं ऐसा? बैंक का इंटरेस्ट जो है इस चीज़ में होगा। अच्छा, तीसरा कौन होगा? तीसरा होगा मेन अ, क्रेडिटर्स, जिन्होंने उधार सामान दिया हुआ है। जिन्होंने उधार सामान दिया है, इनको फ्यूचर में बताना है आपने कि यार ये जो हमने उधार सामान बेचा है, क्या कल को हम इनसे पैसे रिकवर करवा पाएँगे कि नहीं रिकवर करवा पाएँगे? इनका इंटरेस्ट है। नंबर 4 कौन होगा? एम्प्लॉयी। जो भाई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्या काम करने वाले बंदे का कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होगा? ज़रा खुद सोचें, आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका फ्यूचर ही ना हो, एम्प्लॉइज़, तो आप काम करेंगे? नहीं। भाई आपका इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सैलरीज़ जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं, दूसरी कंपनी वाले कितना पे कर रहे हैं, मेरी कंपनी कितना पे कर रही है, बोनसेस दे रहे हैं कि नहीं, बेनिफिट्स दे रहे हैं कि नहीं, क्या प्रॉफ़िटेबिलिटी है, क्या हमें फ्यूचर में ग्रोथ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर फ्यूचर में ग्रोथ ही नहीं है, तनख्वाही नहीं बढ़ी, आप क्यों यहाँ पे काम करेंगे? आपका इंटरेस्ट जो है वो इसके ऊपर होगा। उसके बाद आप और कौन हो सकता है इसमें? आपके कस्टमर्स। मेरा तमाम फीमेल स्टूडेंट से सवाल है, तमाम फीमेल स्टूडेंट से, आपने मुझे जवाब देना है। आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च होता है, बड़ा तबाही है, बड़ा तबाही है। लेकिन उसकी कंपनी के बारे में डाउट है कि वो कंपनी शायद 1 साल रहे, 2 साल रहे, उसके बाद पाकिस्तान छोड़ जाए और आपको कंपनी का कुछ नहीं पता, प्रोडक्ट का लग गया पता, तो क्या कभी भी आप उस प्रोडक्ट के यूज़र बनोगे? या कस्टमर सोच के सच-सच बताना है, जिसके फ्यूचर अनसर्टेन है कंपनी का। तो क्यों? बस कस्टमर का इंटरेस्ट है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये तमाम बॉयज़ का चूँकि आईटी में, मोबाइल में बड़ा इंटरेस्ट होता है। 2019 तक ना Huawei वाज़ लीडिंग एट एवरी एंड। Huawei वाज़ दैट कंपनी जो टेक गीक कहना शुरू हो गए थे
कि दिस कंपनी गना बीट आईफोन, ये एप्पल को बीट कर देगी। और बकायदा उसके प्रोडक्ट सब कुछ इतना प्रीमियम था। दे हैव प्रीमियम कैमरा, बैटरी, इनोवेशंस, बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम सेट थे। हुआवे के सेट अगर किसी लड़के ने किसी फीमेल ने यूज़ किए होंगे तो दे हैव एन आइडिया कि वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल थे। इवन एट दैट टाइम आईफोन इसके नज़दीक भी नहीं आता था। आईफोन तो अब स्टेटस कॉन्शियस हो गया है, बस ऐसे दिखा दिखा के। क्या हुआ, अचानक एक दिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि हवावे जो है वो गूगल नहीं बेच सकता। गूगल की सर्विसेज बैन कर दी। गूगल की सर्विसेज बैन की, अब लोगों को लग गया पता कि यार हम जो हवावे के सेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस पे तो फ्यूचर में गूगल आना ही नहीं है, एंड्रॉयड की सपोर्ट ख़त्म होनी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो कंपनी जो पाकिस्तान में जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा थी, कस्टमर भाग गया। अल्टीमेटली हवावे को पाकिस्तान में मोबाइल सेल करना बंद करने पड़ गए। दे आर नॉट सेलिंग ऑफिशियली। क्यों? बिकॉज़ कस्टमर को वो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, उसका फ्यूचर ही नहीं था। तो इसका मतलब कस्टमर का भी जो है, वो क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट होगा। नंबर 6, गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि नहीं कंपनी में? जी, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कंपनी में। अब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है कंपनी में? बताएँ? गवर्नमेंट को किस चीज़ से इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए कि भाई ये टैक्स कैसा पे कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या है, कितना है, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कम कमा रहे हैं, सारा कुछ गवर्नमेंट है। तो ये सारे इंटरेस्ट हैं। अब ये डिफरेंट यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, डिफरेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आपके इन सब यूजर्स के मुख्तलिफ सवालात हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो किसने देने हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात जो हैं वो कंपनी ने देने हैं। अब आप अगर जाके ये कंपनी से सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करेंगे? क्या कंपनी के सीएफओ को कॉल करेंगे? बताएं। क्या कंपनी के सीईओ को कॉल करेंगे? नहीं। किसको, कौन जवाब दे, कौन बताएगा? उन्होंने कहना भाई हमने छाप दी है। मतलब मुराद सहगल इज नॉट गोइंग टू टेलिंग यू, यूसुफ सहगल जो है वो नहीं बताएगा आपको, तो कौन जवाब देगा? अगर ये सवाल जो है गवर्नमेंट का है, कहाँ से जवाब मिलेगा? बैंक को जवाब उनके सवालों का कौन देगा? शेयर होल्डर्स को जवाब कौन देगा? कस्टमर्स को जवाब कौन देगा? वो कहते हैं जी ये सारा जवाब हम किस तरह से देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। हम कहते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, तो ये तो स्टेटमेंट तो हमारी ये है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ये हैं। तो कैसे जवाब दे रही हैं? ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म नहीं किया, कंपनी का फ्यूचर क्या है। वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। हमें कुछ समझ आ रही है कि इतनी सेल्स हैं, इतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, इतना प्रॉफिट है, कुछ समझ आई है आपको? जी हमें तो कुछ समझ नहीं आई। तो वो जो हमारे इतने ज़्यादा सवालात हैं, कौन जवाब देगा उन सवालों का? कैसे जवाब दिया जाएगा? वो जो आपके माइंड में सवाल हैं, इन्वेस्टर के माइंड में हैं, वो जो सवाल जो हैं गवर्नमेंट के माइंड में हैं, वो सवाल जो हैं जो कस्टमर्स के माइंड में हैं, एम्प्लॉयज़ के माइंड में हैं, वो तमाम सवाल, वो जवाब इन्होंने देने हैं। और वो जवाब कहाँ से देंगे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही देंगे। वो कहते हैं हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज़ बता दी है, आप बस क्या करो, आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर लो, पढ़ लो, निकाल लो। देखिए हम क्यों करें, हमें करके दो। तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी कंपनी जो है वो क्या करके देती है, कर दे रही होती है। अब जैसे इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट कैसे, कंपनीज कैसे करेंगी, ये देखें। हम अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आए हैं। अब यहाँ पे इसने ना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कहीं पे बताया होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जैसे कि है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप खुद बताएं, क्या एआई इसको रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता यार। आजकल ना बड़ी मिथ्स हैं कि एआई आपको बेरोजगार कर देगा। नहीं करता बेरोजगार, डोंट वरी। टाइम पे क्वालिफाई कर ले, बेरोजगार नहीं होंगे।
अब इसने कहाँ दी है इनकी ना, मुझे स्टेटमेंट का ये खिलाफ होता है। डायरेक्टर रिपोर्ट में गवर्नेंस में आ गया, मैं गवर्नेंस में दी होगी इन्होंने। ना इसमें भी नहीं दी हुई। डायरेक्टर रिपोर्ट्स में नहीं दी होगी, नहीं दी हुई। सस्टेनेबिलिटी एंड किस हेडिंग में डाल दिया मैंने। हम निशात का देख लेते हैं, निशात की ईजी है। ये है जी पेज नंबर 21, फाइनेंशियल हाईलाइट। ये देखिए, ये देखिए। वो जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर चीज़ें आ रही होंगी, अगर आप इनको देखें, जो सारे सवाल थे ना, उनके जवाबात ये खुद बताते हैं इंटरप्रेट करके। सवाल था कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि ये इन्वेस्टर का सवाल है। उसने कहा हाँ। उसने हमें ये ईयर बताए हुए हैं कि 2020, 21, 22, 23, 24, 25। नीचे उसने हमें परसेंटेज में बताया कि भाई कहाँ हमारा प्रॉफिट जीपी 11.95% था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, बहुत कम हुआ, अब स्लाइटली इंक्रीज। अब आप खुद देखें, वो नंबर्स लिखना और नंबर्स लिखने के बाद ये परसेंटेज में देखना, ये परसेंटेज पढ़ के क्या समझ नहीं है आपको कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है? वो प्रॉफिट की अमाउंट कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन ये जो परसेंटेज है, ये क्या कंपनी की पूरी स्टोरी नहीं सुना रही? सुना रही है ना? ओके। जैसे ये आ जाते हैं, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 5.76% था, फिर इतना प्रॉफिट बढ़ा, फिर प्रॉफिट बढ़ा, फिर ये प्रॉफिट, अब प्रॉफिट जो है कम हो गया। अब देखें, ये पेज नंबर 22 है, पेज नंबर 22, याद रखिएगा ज़रा। पेज नंबर 22 था हमारे पास, ये वाला पेज नंबर 22, और यहाँ पे थी हमारे पास 40। ये देखें, पेज नंबर 44 पे जब हम आए थे ना, तो हमने देखा कि भाई सेल्स बढ़ गई हैं, हम इम्प्रेस हो गए। जीपी बढ़ गया है, हम इम्प्रेस हो गए। प्रॉफिट कमोबेश इतना था, हम बड़े इम्प्रेस हुए। अब ये नंबर्स की कहानी थी, लेकिन यहाँ पे उसने हमें क्या किया, उसने इन नंबर्स को जब रेशो में कन्वर्ट किया, हमें लगी पता कि भाई ये जीपी जो है और ये नेट प्रॉफिट जो है, ये तो कम हो गया, वो कहानी चेंज हो गई। अब यहाँ पे वो सेल्फ एक्सप्लेनेट कर रही है, प्री टैक्स प्रॉफिट कितना था, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना है, ये सारा कुछ कंपनी क्या कर रही है बता रही है। क्विक रेशो क्या है, करंट रेशो क्या है, डेटर टर्नओवर डेज क्या है, सारा कुछ बता रही है। मतलब अभी जब हम जाके इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, हम समझ लगेगा कि अगर कंपनी ने यहाँ पे अपनी फॉर एग्जांपल ये डेटर टर्नओवर रेशो दी हुई है, हमें लग जाएगा पता है कंपनी कितने टाइम्स अपने डेटर्स को कन्वर्ट करवा रही है। पहले कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 51 था, 51 डेज में कंपनी उधार पे सामान लेके बेच के कैश रिकवर कर ली थी। अब वो कितना हो गया, 97 का हो गया। पहले कंपनी जो है क्रेडिटर्स को 104 दिन में पे करती थी, अब कंपनी जो है 55 डेज में पे कर रही है। पूरी कंपनी की कहानी, जो जो सवाल है वो कहेंगे भाई जाके ये इंटरप्रिटेशन पढ़ लो। पहले हम 9 रुपए की अर्निंग थी, 17 रुपए की अर्निंग है हमारी, बढ़ गई है। फिर पहले डिविडेंड 40 का था, अब हम 20 का डिविडेंड दे रहे हैं। हर एक चीज, हर एक चीज के बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर बता रहे हो, क्या कर रहे हैं, अब हर एक चीज के बारे में, जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने गिवन की हैं, जो जो डाटा है उसका ट्रेंड सारा कुछ जो है वो क्या कर रहे हैं, आप इस फॉर्म में बता रहे होते हैं। इज इट क्लियर? इसकी भी देखते हैं, इसकी अगर मिल जाए, फुल ऑफ कंटेंट में नंबर्स प्लस कंटेंट इंटीग्रेटिंग, मैं ढूंढता हूँ सवर करें।
इधर ही होगा। ये देखें, चार्ट पे इसने हमें वो बता दिया चार्ट। अब देखें, इसने रेशियोज़ ही दी हैं, लेकिन इंटरप्रेट करके कि भाई इनका ये रेवेन्यू था 2020 में, इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, फिर 23 में गिरा, 24 में अब इनका रेवेन्यू ये, उसने हमें इंटरप्रेट करके बता दिया। ठीक है, तो वो हमें ये सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि भाई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। अब ज़रा देखें, यहाँ पे जब हम आए थे, हमने इस कंपनी को कहा था ये कंपनी बड़ी अच्छी है, कंपनी बड़ा अच्छा कमा रही है, जब हमने स्टार्टिंग में कंपेयर किया था। इसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो 3.38% है, इसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो 6% है। तो कहानी चेंज हो गई। जब हम वहाँ पे चीज़ कंपेयर कर रहे थे, जब हम यहाँ पे चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, तो अब बताएं, ये कंपनी 6% प्रॉफिट कमा के दे रही है, वो कंपनी 3% प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो अगर हम सिर्फ उनकी सेल्स के ऊपर जाएं और सेल्स के ऊपर जाके हम फैसला करें, हमने तो उस कंपनी को अच्छा डिक्लेयर कर दिया था, हमने तो उस कंपनी को अच्छा डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन जब हमारे पास कहानी आई कि भाई ये जो कंपनी है इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज ज़्यादा है, ये वाली कंपनी की प्रॉफिट की परसेंटेज कम है, तो क्या कहानी चेंज नहीं होगी? बताएं ज़रा, कहानी चेंज नहीं होगी? एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात नहीं बदल गए। तो ये सारा कुछ हमने अब सीखना है। ये सारा कुछ आपको दिखाने का मकसद है कि हमने ये सारा कुछ करना है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें की गई हैं, ये जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन की गई हैं, इनका एनालिसिस करना है, इनको देखना है, इनको परखना है, बताना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, ये क्या हमें पिक्चर पोर्ट्रे कर रही है, ये क्या हमें कहानी बता रही है, ये पूरी कंपनी की स्टोरी बता रही है। बाय द पास्ट कंपनी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, कंपनी के खर्चे कम हुए हैं, ये सारी कहानी जो है वो हमने एक्सप्लेन करनी है। अगर कंपनी की सेल्स आ गई हैं तो कंपनी की सेल्स इजाफा हुआ है, कमी हुई है, इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो रेवेन्यू तो बढ़ गया, इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ गया। पिछले साल 160 था, अब 178 है, लेकिन जब हमने परसेंटेज निकाली, पिछला प्रॉफिट ये था, प्रॉफिट कम हो गया। तो भाई सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। ये कहानी है, ये पूरी कहानी हमने क्या करनी है, एक्सप्लेन जो है करनी है, इसको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है। फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की ट्रू पिक्चर बता रही है, वो पिक्चर हमने क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर? हाँ भाई, क्लियर है सबको? और कुछ इंटरेस्टिंग है कि बोर हो रहे हो फुल टाइम? बताएं जरा, इज इट somehow इंटरेस्टिंग और नॉट? जी जनाब बताएं, और कुछ कहानी की समझ आ रही है? कैसा लगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कि इनमें ये सारा कुछ आप लोगों ने करना है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने रिव्यू करनी है। अगर आप फर्म में हैं, अगर आप कंपनी में हैं, तो ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ये सारे एनालिसिस आपने करने हैं। ये आपकी जेडी होगी,
ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनेगी, ये सारा कुछ आपने करना है। तो ये सारा कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में लेकर चल रहे हैं। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हम करें। क्लियर है ये? तो हमने क्या करना है, हमने करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। हमने पूरी उनकी जांच पड़ताल करनी है। वो नंबर्स के पीछे जो कहानी पोशीदा है ना, हमने वो नंबर्स के पीछे की कहानी जो है वो बतानी है। अब वो नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है, आप ज़रा अपने कैलकुलेटर निकालिएगा। ये कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए ने कहा सेल्स है मेरी 40 लाख की। कंपनी बी ने कहा मेरी सेल्स हैं 1.5 करोड़ की। दोनों ने अपनी ये वाली कहानी बताई। जब दोनों कंपनीज ने अपनी सिर्फ ये वाली कहानी बताई, तो ये कहानी पढ़ के अगर आपसे सवाल आए सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी कौन सी है, क्या जवाब देंगे? आपने कह दिया बी है। फिर हम यहाँ पे आ गए कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आए, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हुई 17 लाख, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हुई 12 मिलियन। अब इसका जीपी कितना आया? 23 लाख। इसका जीपी कितना आया? 3 मिलियन। सवाल है 23 लाख वर्सेस 30 लाख, सबसे बेहतर कौन सा है? फिर सवाल मेरा है 23 लाख 30 लाख, सबसे बेहतर कौन सा है? आपने कहा भाई ये 23 लाख कमा रहा है, ये 30 लाख है, ये नंबर्स है। लेकिन इन्हीं नंबर्स को अब मैं ज़रा एक्सप्लेन करूं, मैं जीपी रेशो निकाल देता हूँ। जीपी रेशो का मतलब है जीपी डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी है इसका 23 लाख, सेल्स हैं इसकी 40 लाख, मल्टीप्लाई किया 100 से। इसका जीपी कितना है? 30 लाख, मल्टीप्लाई किया 100 से। पहले वाले की कितना परसेंट आंसर आया? पहले वाले का जी आया 57.5%, दूसरे वाले का आया 20%। जब हमने अब ये कैलकुलेट कर लिया, अब कहानी चेंज नहीं होगी कि नंबर्स की कहानी और है।
लेकिन जब हमने उस नंबर्स के पीछे हकीकत को जाना, तो हकीकत कुछ और थी। तो हमने यही करना है कि हमें जो नंबर दिए जाएँगे, हमने इनको एनालाइज़ करना है, हमने इनको पढ़ना है, हमने इनको देखना है, हमने इनको सीखना है, हमने उसकी कहानी देखनी है क्या है, वो नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में, कंपनी की परफ़ॉर्मेंस के बारे में, ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। जब ये हम एनालिसिस करेंगे और तीनों हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, एक आएगा उसको हम कहेंगे हॉरिज़ॉन्टल एनालिसिस। वो मैं आपको बिल्कुल चैप्टर के एंड पे करवाऊँगा, बड़ा ईज़ी पीज़ी है। और मैं एट दैट टाइम आपको इसकी एग्ज़ाम्पल फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिखाऊँगा और हम रियल एग्ज़ाम्पल से समझेंगे इसको। हॉरिज़ॉन्टल एनालिसिस, इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं वैसे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कह रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा होगा, सेकंड उसका नाम है हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस, इसको हम कहते हैं कॉमन साइज एनालिसिस। और थर्ड पे हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो एनालिसिस। तो अवाम में इस चैप्टर को रेशियो एनालिसिस कहा जाता है। रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की एक टेक्निक का नाम है, जिसमें हम रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा भी एनालिसिस हैं, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, हम वर्टिकल एनालिसिस जो है वो भी कर रहे होते हैं। अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है बेसिकली? आपके पास 2026 का डाटा गिवन है, 2025 का डाटा गिवन है, 24 का है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाख है, यहाँ पे एक 20 है, यहाँ पे 100 है और ये रेवेन्यू है। तो आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, एक लाइन आइटम को कंपेयर कर रहे हैं, इसको आप ट्रेंड बनाते हैं। और जो आपका वर्टिकल एनालिसिस होता है कि आप अपनी प्रॉपर जो कॉलम्स होते हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितने परसेंट सेल्स है, कितने परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें। तो ये सबसे इजी है, ये हम चैप्टर में सबसे एंड पे करेंगे। हम कहानी किसके बारे में लेके चलेंगे? रेशियो एनालिसिस के बारे में लेके चलेंगे। पहले हम रेशियोज को सीखेंगे, उसके बाद फिर हम ये एक ट्रेंड एनालिसिस वगैरह के ऊपर आके अपनी बात कर रहे होंगे। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सुबह 6 बजे। आप आगे चले। तो चैप्टर मैंने सारा समझा दिया आपको। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हमारे रेशियो की कैलकुलेशन और उसके साथ उसकी इंटरप्रिटेशन, ये दोनों जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेशियो की कैलकुलेशन और रेशियो की इंटरप्रिटेशन, ये दोनों जो हैं वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ना कुछ मैथमेटिकली इसको समझते हैं। हम इसको मैथमेटिकली जो है वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ज़रा हम इसको मैथमेटिकली समझ लें। मैं आपको सिर्फ रेशियो एनालिसिस
मैं आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कहानी समझाता हूँ, उसकी बेसिस पे फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम जब जाके फ़ॉर्मूलाज़ में पढ़ेंगे, तो हमें समझ आ जाएगी। तो हम ज़रा इस रेशियो एनालिसिस को ना, जो कि हमारे लिए सबसे अहम है इंटरप्रिटेशन। बच्चे जो हैं मैं देख रहा होता हूँ कि रट्टे मारते हैं कि जी हायर इज़ बेटर, लोअर इज़ बेटर, इफ दैट इज़ इंक्रीज़, इफ दैट इज़ डिक्रीज़, वो रट्टे मारने की बजाय इंटरप्रिटेशन की लॉजिक्स को समझ लो। मैं आपको बता दूँगा कि हायर बेटर है, लोअर बेटर है, वो बताऊँगा, लेकिन लॉजिकली चलना है, बिकॉज़ ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी में काम आएगी। आपने नंबर्स देखने हैं, तो नंबर्स को एनालाइज़ करके अपने दिमाग में फ़ीड करके आगे डाटा को पंच करना है। यार अगर ये 1 करोड़ है, ये 10 करोड़ लिखा हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो करें कि भाई ये 1 करोड़ इज़ बेटर देन दैट 10 करोड़, बिकॉज़ 1 करोड़ जो है वो आपको 40 लाख कमा के दे रहा है और 10 करोड़ आपको 30 लाख कमा के दे रहा है। तो ये इतनी आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। और ये आपकी मैथ से आती है। अब आप कहेंगे सर हमने तो एफएससी प्री मेडिकल की थी, हमें तो मैथ्स आता नहीं। भाई मैंने भी एफएससी प्री मेडिकल की थी। मेरा एडमिशन हो गया था। मैं छोड़ के डेंटल कॉलेज इधर आया था। तो मुझे मैथ्स इतनी ज़हर लगती थी जितनी आपको लगती होगी। इवन दो मेरा 8th क्लास के मिड टर्म थे एजुकेटर्स के, मेरे मैथ में 100 में से 14 नंबर आए थे, तो मुझे घर से कुट पड़ी थी। अच्छी खासी कुट पड़ी थी, मैं मैथ फेल हुआ था। तो चीज़ नहीं आती थी, चीज़ पे काम की है। सीखी है। तो आपको ये मैथमेटिकली कुछ चीज़ें जो हैं वो लिंक करनी पड़ेंगी। अगर आप मैथमेटिकल चीज़ों को लिंक करेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी जो है वो क्या होगी, आसान होगी। तो ज़रा हम कहानी देखते हैं रेशियो एनालिसिस की। हम देखते हैं कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, स्पेलिंग मेरे गलत हो गए हैं, क्या इम्पैक्ट होगा रेशियो पे। बिकॉज़ इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के चेंज के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा चैप्टर जो है डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम फॉर एग्जांपल एक रेशियो लेते हैं। आपके न्यूमरेटर में 5 लाख है, आपके डिनोमिनेटर में 30 लाख है। डिवाइड करके बताएं रेशियो क्या आती है। व्हाट इज द रेशियो? क्या रेशियो भाई? 16.67। दैट इज योर रेशियो। परसेंटेज में आप लिख लें। अब हम रिलेशन पढ़ते हैं। पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे हेडिंग से। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, सेम रेशियो लिखता हूँ मैं। आपका न्यूमरेटर 5 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गया, तो डिवाइड किया आपने इसको 30 लाख के ऊपर, क्या जवाब आएगा? अभी हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पकड़ेंगे अपना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, ये आ गया जी कैलकुलेटर। 12 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, कितना बन गया ये? अगर आप, ठीक है, 0.4 कर लें, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 40 आएगा ना, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो हम इसको 0.4 लिख लेते हैं। और ये हमारे पास आएगी 1.67 आएगी। ऐसे ही है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, चले मैं आपकी कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम इसको फिर यहाँ पे ना
100 से मल्टीप्लाई कर लेते ताकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख लें। बिकॉज़ अक्सर बच्चे जो है ना एक आधा ऐसा होता है जब बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये क्या हो गया? तो मैं आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करवा देता हूँ। 100 से किया तो ये 16.67% आया। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 40% आया। ताकि आपके लिए चीज़ जो है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब यही चीज़ हो इफ़ न्यूमरेटर इज़ डिक्रीज़्ड, डिक्रीज़ हो गया इस 5 लाख से भी। न्यूमरेटर हो गया हमारा 2.5 लाख, डिनोमिनेटर है हमारा सेम 30 लाख। मल्टीप्लाई 100 किया, क्या जवाब आएगा? 8.33। तो इसका मतलब कुछ हमें समझ आई कि न्यूमरेटर का क्या रिलेशन है। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं डिनोमिनेटर की। इफ़ डिनोमिनेटर, स्पेलिंग मेरे फिर गलत होंगे आई नो, इज़ इंक्रीज़, इंक्रीज़्ड। इस एग्ज़ाम्पल पे ये हमारा 5 लाख था और ये 30 लाख से बढ़ के हो गया 40 लाख। मल्टीप्लाई बाय 100 किया, क्या जवाब आया? 12.5%। फिर इफ़ डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज़्ड, 5 लाख था और ये हो गया 20 लाख। मल्टीप्लाई 100 किया, क्या आंसर आया? 12। ये बना जी हमारे पास 25। अब ये पूरी कहानी आपको ने समझाई है। आपने रिलेशन याद रखा, एक चीज़ देखी कि अगर न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेशियो भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर न्यूमरेटर डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारी रेशियो भी डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब न्यूमरेटर का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो किसके साथ है? रेशियो के साथ। ऐसे ही है। व्हाइल ऑन अदर हैंड अगर आप देखें डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हुआ, हमारी रेशियो जो है वो डिक्रीज़ हुई। हमारा डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हुआ, हमारा रेशियो का जवाब जो है वो इंक्रीज़ हुआ। 67, 25, 30 से कम होके ये आया तो ये जवाब बढ़ गया। इसका मतलब डिनोमिनेटर का इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, हमारी रेशियोज़ के साथ। अगर आपको मैथमेटिकली ये चीज़ समझ आ गई है ना, अगर आपको मैथमेटिकली अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो इस चैप्टर में पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन आप आसान कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर वो सवाल पूछे कि रेशियो इंक्रीज़ क्यों हुई है या रेशियो डिक्रीज़ क्यों हुई है, तो जब रेशियो कैलकुलेट की, न्यूमरेटर को देखो, रेशियो कैलकुलेट की,
डिनोमिनेटर को देखो, अगर रेशो इंक्रीज हो गई है, फॉर एग्जांपल पहले रेशो 16% थी, अब रेशो 40% हो गई है, आपने रेशो कैलकुलेट की, आपने देखा न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, तो न्यूमरेटर में जो चीज़ बढ़ी होगी उसकी वजह से इंक्रीज हुई होगी, आप इसको लिख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर की चीज़ बढ़ गई है, आपकी रेशो कम हो रही है, आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जीपी रेशो का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला है आपका, वो है जी सेल्स, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, जीपी रेशो का फॉर्मूला है आपका जीपी डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज आती है। वो पेपर में सिंपल सवाल करे कि अगर सेल्स इंक्रीज हो जाए, जीपी कम होगा कि ज्यादा होगा, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। मेजोरिटी अब रट्टा मारेगी, लेकिन मैं आपको रट्टे पे नहीं लेके जा रहा, मैं लॉजिक पे लेके गया हूँ। फॉर्मूला जीपी सेल्स, सेल्स किस में, डिनोमिनेटर में, रिलेशन क्या है डिनोमिनेटर का, इनवर्स, कि अगर सेल्स बढ़ गई है जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ लगी? तो ये रिलेशन डेवलप करना है, इस रिलेशन को डेवलप करके इस रिलेशन की बेस के ऊपर अगर आप चीज़ों को लेकर चलोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये रिलेशन समझ आया? बिकॉज इंटरप्रिटेशन या तो रट लो या तो इंटरप्रिटेशन सीख लो, लॉजिकली चलोगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। अगर लॉजिकली नहीं चलोगे, रटने की बात करोगे, एग्जामिनर ने दाएं से बाएं होने और आपका पेपर उड़ जाने। तो लॉजिक्स में हमेशा चीज़ों को लॉजिक्स में क्या करो, एक्सप्लेन करो, आपको पता हो कि यार ये रीजनिंग क्या है, क्यों है, कैसे है, ताकि लॉजिकली स्ट्रांग हो गए तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होगी। ये रिलेशन नोट कर लें जल्दी से, नोट डाउन दिस रिलेशन, ताकि फिर मैं आगे मूव करूं। शाबाश।
हाँ भाई, क्लियर सबको? नोट डाउन कर लिया? अब सवाल ये है कि हमें इस रेशियो की नीड क्यों पड़ती है, या अगर मैं सवाल को चेंज करूं, हम ये किस से रेशियो कंपेयर करेंगे? ये जो हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल जीपी रेशियो की बात करूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, तो जब हमने रेशियो कैलकुलेट करनी है, हमने इंटरप्रिटेशन करनी है, हमने एनालिसिस करना है, तो हम फॉर एग्जांपल 2026 में खड़े हुए हैं, तो हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे। इससे प्रीवियस ईयर से, कि प्रीवियस ईयर में 2025 में हमारी क्या परफॉर्मेंस, 25 में कितना जीपी था, 24 में कितना जीपी था, 23 में कितना जीपी था, 22 में कितना जीपी था, उससे फॉर एग्जांपल 22 में 5% था, 23 में 4.8% हुआ, फिर हमारा 3% हुआ, फिर हमारा 3.9% हुआ, और अब हमारे पास 4.3% आया है। तो हमें चल देगा पता कि भाई 5 से गिर के इधर गए, इधर गए, इधर गए, अब हम ऊपर आ रहे हैं, अब हम ऊपर आ रहे हैं। तो आप प्रीवियस अपने आप से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री हो गई, या जो आपके कंपटीटर्स हो गए, आप उनसे कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी 4.3 है और कोई एबीसी कंपनी है, उसकी 5.1 रेशो आई है। क्यों आई है देखेंगे, मुख्तलिफ रीज़न है, उनकी सेल्स परचेज का वॉल्यूम क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसलिए हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसकी रेशो कम है, उसकी रेशो ज़्यादा है, हम सारा कुछ जो है डिटरमिन कर रहे होंगे। उसके अलावा हम प्री डिटर्मिंड, या जो हमारे फोरकास्टिंग होगी, फोरकास्टेड रेशो से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अंदाज़ा लगाया था पिछले साल 2025 में कि मैं 2026 में 5% की रेशो लेके आऊँगा। ये मैंने अंदाज़ा लगाया पिछले साल। ये मैंने पिछले साल क्या किया हुआ था, ये मैंने पिछले साल अंदाज़ा लगाया हुआ था। अब कितनी आई है? 4.3। तो हम जब रेशो करते हैं एनालिसिस, तो आप प्रीवियसली ईयर से भी कंपेयर कर सकते हो, आप इंडस्ट्री से के साथ अपना कंपटीशन करते हो, आपने जो प्री डिटर्मिन्ड फोरकास्टिंग की होती है, आप उससे भी क्या कर रहे होते हो, कंपेयर कर रहे होते हो। इज इट क्लियर? तो इस रेशियो को ना हमने ये जो रेशियोज हम बनाएंगे, सारी कैलकुलेट करेंगे रेशियोज। इन रेशियोज को हमने जो कैटेगरीज बनाई हैं, हम 4 कैटेगरीज की रेशियोज कैलकुलेट करना देंगे। एक होंगी हमारे पास जिसको हम कहेंगे कि ये है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सबसे ज़्यादा हैं ही यही, सबसे अहम है ही यही। इसमें हम देख रहे होंगे इसको हम इन्वेस्टर रेशियो भी कह रहे होते हैं, तो हम इन्वेस्टर रेशियो भी कह रहे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल रेशियोज। नंबर 3 पे हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो, और नंबर 4 पर हम इसको देखेंगे डेट, या सॉल्वेंसी रेशियो। तो सर ये है हमारे पास रेशियो एनालिसिस, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2,
कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। इसके साथ फिर हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हम इसके साथ पढ़ेंगे वर्टिकल एनालिसिस। So you are going to face all these things. Is it clear to everyone?